आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल ऑफ फ्लो यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्टेन जो स्टेटमेंट होते हैं प्रोग्रामिंग के, उसे हमें डिफरेंट सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो जो प्रोग्राम है उसका स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर हमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट ना करके सर्टेन कंडीशन के बेस पे, सिनेरियो के बेस पे जब हमें उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है, तो डिफरेंट टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट की नीड होती है। कंट्रोल ऑफ फ्लो और फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर इज एन important concept in programming that allows you to run your code under different conditions or until a certain condition is met. कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या है कि जिससे हम प्रोग्राम के स्टेटमेंट का जो फ्लो है उसे कंट्रोल करते हैं। बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता है लाइन बाय लाइन, लेकिन अगर हमें फ्लो को कंट्रोल करना होगा तो आइदर हम कुछ कंडीशन देते हैं या फिर ये कंडीशन बताते हैं कि कितने टाइम तक जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो। तो डिफरेंट तरह के कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे कंडीशन के बेस पे हो या फिर कंडीशन के आधार पे स्टेटमेंट रिपीट करता हो। तो इससे रिलेटेड बहुत तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जिसे हम कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो ये कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट टाइप का है। अगर हम जावा स्क्रिप्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। कंडीशनल स्टेटमेंट में जनरली हम एक कंडीशन देते हैं और कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जनरेट होता है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इवेलुएट द स्टेटमेंट्स एंड control the program flow depending upon the result of condition provided। मतलब ये जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है कि जो कंडीशन का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, जैसे यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया गया है और फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे एक सिचुएशन है, अगर कोई पर्सन 18 या उससे ग्रेटर हो तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल होता है, और 18 से नीचे हो तो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होता। तो इसको हम कंडीशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। कैसे होगा? तो जैसे कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम में स्टार्ट जब करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन को चेक करने के लिए पहले यूजर जो पर्सन है उसका हमें एज एंटर करना होगा। यानी हमने एज एंटर कर दिया, तो ये एज जो है वो चेक हो रहा है कि एज ग्रेटर देन और इक्वल टू है या नहीं है 18 के। तो अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगा, इसका मतलब क्या है? कंडीशन हमारी सही हो गई, यानी वोटर एलिजिबल है। दूसरे केस में क्या है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, इट मींस एज लेस देन 18 होगा, तो इस केस में पर्सन नॉट एलिजिबल होगा और रिजल्ट डिस्प्ले होने के बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है जो डिसीजन के आधार पे एग्जीक्यूट होता है उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा है इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है? सर्टेन कंडीशन के आधार पे जो स्टेटमेंट है वो रिपीट होता है। यानी कंडीशनल में क्या है? सिंपली कंडीशन के आधार पर कुछ पर्टिकुलर
स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर हम इटरेटिव की बात करें तो इटरेटिव में क्या होता है कि कंडीशन यहाँ भी चेक होती है, लेकिन कंडीशन चेक होने के बाद वो जो स्टेटमेंट है बार बार रिपीट होता है। तब तक रिपीट होगा जब तक एग्जीक्यूशन फॉल्स ना हो जाए। तो इटरेटिव स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इटरेटिव स्टेटमेंट क्या है? दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इटरेट्स रिपीटेडली। यानी ये स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। कब तक करता है? तो अंटिल अ कंडीशन इज मेट। यानी जब तक कंडीशन मैच करता रहेगा तब तक इटरेटिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। दूसरा है, it executes the block of code repeatedly while some condition evaluates to true। मतलब इस केस में क्या है कि कंडीशन दी जाती है और कंडीशन के साथ साथ अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू के लिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा रहता है। ऐसे ही फॉल्स के लिए भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रहता है। जब कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो जब तक ट्रू है तब तक वो स्टेटमेंट जो है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वो रिपीट होता रहेगा। तो ये है इटरेटिव स्टेटमेंट। इसे हम, चूंकि रिपीट बार बार होता है, तो इसे हम लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिपेंड अपॉन अ पर्टिकुलर कंडीशन। यानी पर्टिकुलर कंडीशन जो है उसके आधार पर स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें इस डायग्राम की, फ्लो ऑफ कंट्रोल दिखाने के लिए ये एक फ्लो चार्ट बनाया गया है जिसमें कोई स्टेटमेंट है। जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा। अब वेरिएबल इनिशियलाइज होगा मतलब वैल्यू हम दे रहे हैं, वो वैल्यू चेक होगी। यानी जो कंडीशन हम डिफाइन करते हैं वो कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो टास्क परफॉर्म करेगा। और ये टास्क रिपीटेडली परफॉर्म होता है जब तक बार बार कंडीशन चेक होती रहती है और कंडीशन ट्रू होगा तो टास्क परफॉर्म होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फॉल्स के केस में क्या है, इटरेशन स्टॉप हो जाता है और जो प्रोग्राम का फ्लो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव करता है। तो ये कंसेप्ट है इटरेटिव स्टेटमेंट का, जिसे हम लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम बात करें तो जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए मेनली दो स्टेटमेंट होता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट और दूसरा इटरेटिव स्टेटमेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट की। अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करें तो पहला कंडीशनल स्टेटमेंट है यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, if else statement will perform some action for a specific condition. If the condition is satisfied, then a particular code of action will be executed। यानी जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन से रिलेटेड जो पर्टिकुलर कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो इस केस में क्या है, दूसरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी इफ एल्स के केस में हम लोग क्या करते हैं, दो ब्लॉक डिफाइन करते हैं। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, जब कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू होने पे कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके वो डिसाइड किया जाता है। और उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्रेजेंट होते हैं। यानी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और अगर कंडीशन फेल हो जाए यानी फॉल्स हो जाए तो उस केस में जो एल्स का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट की
तो एक कंडीशन चेक हो रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन से रिलेटेड जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, और जब कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स के केस में लूप एग्जिट हो जाता। तो ये मेनली इसको हम इफ एल्स की जगह इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कोड को डिफाइन नहीं किया है। इसी से मिलता जुलता इफ एल्स स्टेटमेंट जो है उसमें हम इफ के लिए भी कोड डिसाइड करते हैं और एल्स के लिए भी कोड डिसाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, इफ द आवर इज लेस देन 18, अगर आवर लेस देन 18 है तो इस केस में मैसेज आएगा, क्या चीज, तो गुड डे, गुड डे ग्रीटिंग मैसेज आएगा। अदरवाइज ग्रीटिंग है गुड इवनिंग, यानी 6 बजे तक हम लोग गुड डे मैसेज करते हैं। डे के बाद इवनिंग हो जाता है 6 बजे के बाद। मतलब यहाँ जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा हमें नहीं सोचना है कि एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है। हमें उसके बारे में यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये सोचना है कि अगर आवर लेस देन 18 है, इसका मतलब मैसेज प्रिंट करना चाहिए गुड डे, अदरवाइज गुड इवनिंग प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इफ के साथ कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या है, आवर लेस देन 18। अब यूजर यहाँ पर जैसे आवर की वैल्यू एंटर करेगा तो ये कंडीशन चेक होगी, आवर ग्रेटर देन 18 है या फिर लेस देन 18 है। तो आवर अगर लेस देन 18 होगा तो कंडीशन ट्रू के केस में इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जब कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न जो वैल्यू क्या रिटर्न आएगा वो आएगा गुड डे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स के केस में इल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में मैसेज आएगा गुड इवनिंग। तो इस तरीके से जो एग्जाम्पल है इफ एल्स का वो वर्क करता है। द else if statement can be used to specify a new condition if the first condition is false। दूसरा क्या है, इसी में एक और फैक्ट ऐड कर दिया गया है। जैसे अभी तो हम ये पढ़ रहे थे कि जब कोई कंडीशन ट्रू है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर हम एल्स का ब्लॉक जो है वो डिफाइन करेंगे तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट कंट्रोल है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा जब हम सिंपली इफ को डिफाइन करते हैं। अगर इफ के साथ एल्स भी होगा तो उस केस में क्या है, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू हो, और फॉल्स होने पे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसमें और कंडीशन हम क्या ऐड कर रहे हैं, इल्स एफ इफ का। इल्स एफ इफ हम कब स्पेसिफाई करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो। और मल्टीपल कंडीशन के केस में भी जब पहला कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके लिए अगर हमें दूसरा स्टेटमेंट चेंज करना हो, यानी दूसरी कंडीशन डिफाइन करनी हो, तो इस केस में हम एल्स इफ का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इफ द टाइम इज लेस देन 10, तो 10 से कम होगा तो गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग होना चाहिए, और टाइम जो है वो 20 से कम होगा तो उस केस में गुड डे मैसेज होना चाहिए, अदरवाइज गुड इवनिंग होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, दो कंडीशन डिफाइन करने हैं, यानी एक से ज्यादा कंडीशन डिफाइन करने के केस में हम एल्स इफ का यूज करते हैं। यानी पहला कंडीशन फॉल्स हो गई और हम दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें चेक करना है कि टाइम लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 के केस में गुड मॉर्निंग प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही लेस देन 20, मतलब लेस देन 10 के लिए तो गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा ही, बट टाइम लेस देन 20 है, यानी 10 से ऊपर है लेकिन लेस देन 20 है,
तो इस केस में गुड डे प्रिंट होगा, अदरवाइज क्या है, गुड इवनिंग प्रिंट होगा। तो इसके लिए जो हम कंडीशन लिख रहे हैं वो कंडीशन है इफ टाइम लेस देन 10। तो टाइम लेस देन 10 यानी फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होगा तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू होने के केस में ये मैसेज जो है प्रिंट होगा गुड मॉर्निंग। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम क्या चेक करते हैं, दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं। जब दूसरा कंडीशन इस केस में ट्रू होगा तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो लेकिन सेकंड कंडीशन ट्रू हो जाए तो इस केस में सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जब दोनों ही फॉल्स हो तो बोथ फॉल्स के केस में क्या होगा, जो एल्स का ब्लॉक है यहाँ पर हमें कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है, मतलब एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से हम इफ एल्स के साथ यहाँ पर एल्स इफ भी यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशन को डिफाइन करना हो और मल्टीपल कंडीशन के आधार पर रिजल्ट एग्जीक्यूट होना हो। तो ये कंसेप्ट था जब हमने दूसरी कंडीशन इसमें ऐड कर दी। और हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये तो हमने लास्ट वाले स्टेटमेंट में पढ़ा था कि एक ही कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन चेक हो रहा है और फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होने पे सेकंड चेक हुआ था और सेकंड के बाद फिर से अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए मतलब फिर लास्टली कोई कंडीशन चेक नहीं करती है, मतलब कंडीशन चेक नहीं होगा और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमने दो कंडीशन के केस में देखा था। तो यही सेम कंसेप्ट हम मल्टीपल कंडीशन के लिए भी देख रहे हैं, मतलब दो से भी ज्यादा कंडीशन आ जाए तो उस केस में हमें मल्टीपल इल्स इफ यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें पहला कंडीशन है इफ का, अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स इफ का स्टेटमेंट है और एल्स इफ का ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। मतलब एक कंडीशन तो फर्स्ट टाइम में चेक हो रहा है, तीन एल्स इफ का कंडीशन है और जब ये चार कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लास्ट में एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशन को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। अब हम यहाँ स्टेटमेंट को अगर देखें तो स्टेटमेंट में यही लिखा हुआ है कि अगर अमाउंट लेस देन 10,000 हो तो 10,000 के केस में कोई डिस्काउंट नहीं होगा, यानी 0% डिस्काउंट है। इस केस में हमें 0% डिस्काउंट देने हैं। उसके बाद अगर अमाउंट लेस देन 20,000 है तो 20,000 के केस में हमें 5% डिस्काउंट देने हैं। इफ द अमाउंट इज लेस देन 30,000, 30,000 के केस में 10% डिस्काउंट देना है और अमाउंट मोर देन 30,000 है तो इस केस में 15% डिस्काउंट देना है। मतलब हमने चार कंडीशन यहाँ पर डिफाइन कर लिया। तो अब इसको हम कंडीशन के रूप में स्टेटमेंट भी लिखेंगे। तो इसको देखने से हम यही समझ सकते हैं, अगर अमाउंट लेस देन 10,000 है तो 0% डिस्काउंट है, लेकिन अगर किसी ने अमाउंट ही जीरो कर दिया तो अमाउंट क्या होगा, इनवैलिड, क्योंकि प्राइस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब हमने एक और एडिशनल कंसेप्ट यहाँ पर ऐड कर लिए, एक कंडीशन और सोच लिया कि अगर यूजर ने कोई ऐसा अमाउंट ऐड कर दिया जो वैलिड ही ना हो तो उसके लिए पहला स्टेटमेंट लिखा गया है इफ अमाउंट इक्वल टू जीरो। अगर अमाउंट जीरो है इसका मतलब इनवैलिड अमाउंट प्रिंट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए
तो कंडीशन फॉल्स होने के केस में ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कंडीशन। तो एक कंडीशन तो हमने इफ में डिफाइन कर दिया। अगला हमारे पास चार कंडीशन है, तो चार में से एटलीस्ट तीन एल्स इफ चाहिए, क्योंकि हमें तीन कंडीशन तो चेक करनी होगी और जो लास्ट कंडीशन है उसको हम एल्स में रख सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हम एल्स इफ यूज कर रहे हैं और इसमें क्या है, अमाउंट लेस देन 10,000 यहाँ पर चेक हो रहा है। तो 10,000 के केस में नो डिस्काउंट। अगर अमाउंट 20,000 है तो 20,000 के केस में डिस्काउंट का अमाउंट चेक किया जा रहा है। मतलब डिस्काउंट का अमाउंट क्या होगा, तो जो आपका अमाउंट दिया गया है उसका हम 5% कैलकुलेट करेंगे और 5% कैलकुलेट करने के बाद हमें अमाउंट में से अगर माइनस करना है 5% मतलब कैलकुलेट करने के बाद अगर हम आफ्टर डिस्काउंट प्राइस निकालते हैं तो एक्चुअल जो प्राइस है उसमें से हमें डिस्काउंट वाले जो डेटा है उसे हमें माइनस करना होगा। तो हमने इस स्टेटमेंट में यही किया है, जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है वो निकालने के लिए टोटल अमाउंट में से हम अमाउंट का 5% माइनस कर रहे हैं। आफ्टर डिस्काउंट जो है वो अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। इसी तरह से 30,000 के लिए हमने क्या किया है, अमाउंट कैलकुलेट यहाँ पर किया है और इस केस में 10% जो है वो डिस्काउंट है। यानी कंडीशन है लेस देन 30,000 का लेस देन 30,000 होगा तो 10% डिस्काउंट के साथ अमाउंट कैलकुलेट होगा। मतलब हमने क्या किया, तीन कंडीशन दे दी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पर एक कंडीशन सिर्फ बच रहा है, तो लास्ट कंडीशन को तो हम एल्स स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें एल्स ब्लॉक में डिफाइन करना होगा 15% अमाउंट, 15% डिस्काउंट के साथ क्या अमाउंट आएगा। तो इस केस में जैसे हम अगर कैलकुलेट करें तो 15% डिस्काउंट के साथ अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है सेम तरीके से जैसे हमने पहले किया है। सिर्फ यहाँ हमने कंडीशन नहीं दी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो लास्ट कंडीशन है वो हम एल्स ब्लॉक में लिखते हैं। तो इस तरह से जब हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हमने HTML का प्रोग्राम यूज किया और HTML के बॉडी सेक्शन में हमने स्क्रिप्ट टैग को डिफाइन किया था और इसमें जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड सभी कोड को लिखे। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से, प्रोग्राम की हेल्प से हमने देखा कि हम मल्टीपल कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं। मल्टीपल कंडीशन तो हमने एग्जाम्पल की हेल्प से अप्लाई कर लिया, लेकिन उससे रिलेटेड फैक्ट दिया गया है कि हम कैसे मल्टीपल कंडीशन को अप्लाई करते हैं। यानी जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट में एक कंडीशन देते हैं इफ ब्लॉक में। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद अगला कंडीशन चेक होना है। तो चूंकि कंडीशन फॉल्स होने के बाद चेक हो रहा है तो इसलिए हमें यहाँ पर एल्स इफ लिखना होता है। अगर हम एल्स इफ की जगह सिर्फ इफ लिख देते हैं तो क्या होगा कि अगर जैसे पहला कंडीशन फॉल्स हो गया और दूसरा कंडीशन ट्रू हो गया तो इस केस में क्या है, पहला स्टेटमेंट का भी आउटपुट जनरेट होगा, दूसरा स्टेटमेंट का भी आउटपुट जनरेट होगा। तो इसके लिए मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो कि लॉजिक गलत हो सकता है इस कंडीशन में। इसलिए हमें डिफाइन करना पड़ता है एल्स, ताकि पहला कंडीशन फॉल्स है ये ऑलरेडी हमने एल्स इफ लिख करके क्लियर किया हुआ है। एल्स इफ जब हम लिखेंगे तो प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट में ये क्लियर होगा कि पहला कंडीशन फॉल्स है, तब हम दूसरा कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर हम
एल्स नहीं लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, हम पहले कंडीशन को भी चेक कर रहे हैं और इससे भी हमें रिजल्ट मिलेगा, चाहे कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगला कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एल्स को भी लिखते हैं। अगर दूसरा कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दूसरे कंडीशन को फॉल्स होने के बाद हम तीसरा कंडीशन चेक करते हैं और अगर तीसरा कंडीशन ट्रू होगा तो तीसरे कंडीशन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही तीसरा कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो नेक्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और ये कंडीशन जो प्रोसेस है ये लगातार ये चलता रहेगा। जहां कंडीशन ट्रू होगी उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जब सारे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लास्ट में एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है। अगर इसमें जैसे एल्स स्टेटमेंट में क्या है कि इसमें कंडीशन चेक नहीं होती है, तो इससे रिलेटेड हमने जो एग्जाम्पल देखे थे उसी के बारे में यहाँ पर फैक्ट मेंशन किया गया है। तो ये तो हमने देखा इफ एल्स से रिलेटेड स्टेटमेंट। अगर हम इफ एल्स की बात करें तो इसमें हम सिंगल कंडीशन भी चेक करना सीख गए, दो कंडीशन भी चेक करना सीख गए और मल्टीपल कंडीशन भी चेक करना सीख गए। अब अगला स्टेटमेंट है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है? द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रोग्राम। जैसे तीन चार कंडीशन तक है तो तीन चार कंडीशन के लिए तो हम एल्स इफ यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा कंडीशन हो तो उस केस में क्या होता है, हमें स्विच स्टेटमेंट का यूज करना होता है। स्विच एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड वंस एंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विथ वैल्यू ऑफ इच केस। मतलब स्विच केस एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो स्विच केस एक्सप्रेशन है वो वन टाइम इवेलुएट होगा और उससे क्या है कि जितने भी कंडीशंस हैं वो सभी कंडीशंस चेक होते हैं और कंडीशन जब चेक होता है तो जो कंडीशन ट्रू है उससे एसोसिएटेड जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो उस केस में डिफॉल्ट कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो स्विच केस का जो सिंटैक्स है वो है स्विच, यानी स्विच में हम कोई भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा। तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट केस स्टेटमेंट होते हैं और केस स्टेटमेंट में जो वैल्यू है वो कंपेयर की जाती है। वैल्यू कंपेयर होगा तो उससे रिलेटेड उस ब्लॉक का स्टेटमेंट है और हर एक के साथ ब्रेक यूज किया हुआ है क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट है उसको इमीडिएटली टर्मिनेट कर देता है। यानी हमें जब कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो उसके आगे के कोड की हमें नीड नहीं होती है। तो वहीं पर क्या होगा, ब्रेक जब एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट जितना भी है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए हम स्विच केस के साथ साथ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो जैसे पहला कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बाकी सारे जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें कि पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाए तो फॉल्स स्टेटमेंट के केस में फिर हम उसके नेक्स्ट केस को चेक करते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो नेक्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेगा। इस केस में क्या है, उसका जितना भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिंपल। तो इस तरह से क्या है, सर्टेन कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है
और उसका अगला नेक्स्ट जितना भी स्टेटमेंट है वो सारा स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। और अगर सारे कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लास्ट में डिफॉल्ट जो है डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज द वैल्यू दैट यू वांट टू कंपेयर। मतलब एक्सप्रेशन में हम वो वैल्यू देते हैं जिसे हमें कंपेयर करना है। उसके बाद केस वैल्यू 1, वैल्यू 2 या वैल्यू 3 आगे जितना भी केस है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस एक्सप्रेशन का पॉसिबल वैल्यू क्या-क्या होगा। ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द स्विच केस स्विच स्टेटमेंट। जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देता है। विदाउट इट एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट केस। मतलब अगर ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं करेगा स्विच स्टेटमेंट को तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होता जाएगा। मतलब जहां पर कंडीशन ट्रू हो गई उसका अगला सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसी को रोकने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करते हैं, को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट स्पेसिफाइज द कोड टू रन इफ नन ऑफ द केसेस मैच द एक्सप्रेशन। यानी डिफॉल्ट एग्जीक्यूट तब होगा जब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। इसी को अगर हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देखें तो फ्लो चार्ट में क्या होता है, एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन चेक होगी केस। अगर स्टेटमेंट मैच कर रहा है, कंडीशन मैच कर रहा है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसका अगला स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट केस चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और साथ साथ ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही अगर दूसरा कंडीशन फॉल्स है तो दूसरे कंडीशन के केस में भी क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन जैसे दूसरा फॉल्स है तो तीसरा केस यहाँ पर चेक होगा। अगर तीसरा कंडीशन ट्रू है तो तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और साथ साथ ब्रेक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन तीसरा भी जब फॉल्स हो जाए तो इस केस में अब हमारे पास कोई भी केस स्टेटमेंट नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो है जब सारा ही यहाँ पर कंडीशन फेल हो जाए तो उस केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से स्विच केस स्टेटमेंट काम करता है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। द फॉलोइंग प्रोग्राम आस्क्स द यूजर टू इनपुट द डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद संडे एज वन। मतलब यूजर को यहाँ पर डे का नाम इनपुट देना है, मतलब डे की वैल्यू देनी है इनपुट। संडे के लिए वन, मंडे के लिए टू, ट्यूसडे के लिए थ्री, इस तरीके से डे का नाम एंटर करवाना है। इफ डिस्प्लेज इट डिस्प्लेज द डे एज अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्लेज अ मैसेज फॉर इनवैलिड नंबर। मतलब इस केस में हमें क्या करना है, जैसे वीक में 7 डेज होते हैं तो हमें 7 डेज के लिए कंडीशन लिखनी है और स्टार्ट क्या करना है कंडीशन, तो संडे से। यानी संडे को वन रखना है, 1 to 7 हम केस यहाँ पर बनाएंगे और उससे रिलेटेड जो है स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा। और अगर यूजर ने 1 to 7 के अलावा कोई अदर नंबर एंटर किया है तो इस केस में जो रिजल्ट होगा वो होगा इनवैलिड नंबर। तो जैसे अगर हम देखें तो HTML के प्रोग्राम में जावा स्क्रिप्ट को इंटीग्रेट किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो H2 हेडिंग का यूज है और लिखा गया है डिस्प्लेइंग द डे ऑफ वीक। नेक्स्ट है PID डेमो। हमने पढ़ा था गेट एलिमेंट बाय आईडी का कंसेप्ट। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी के कंसेप्ट इससे क्या होता है, HTML डॉम का यूज किया जाता है। इससे आईडी एट्रीब्यूट जो है आईडी के फॉर्म में स्ट्रिंग रिटर्न होगा। अब नेक्स्ट है स्क्रिप्ट टैग।
अगर हम स्क्रिप्ट टैग की बात करें तो स्क्रिप्ट टैग में हम जावा स्क्रिप्ट का पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। अब डिफाइन हमने किया है वेर डे, यानी डे नाम का एक वेरिएबल है और यूजर जो है, यूजर से इनपुट करवाया जा रहा है यहाँ पर डे। जब डे यूजर इनपुट करेगा तो वो डे यहाँ पर यूजर को हिंट दिया गया है कि संडे 1 है और इसके हिसाब से डे एंटर करना है। तो डे नम यहाँ पर डे नम नाम के वेरिएबल में जो यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर है वो डे नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और स्टोर होने के बाद अब स्विच में या तो कोई वेरिएबल होगा या फिर एक्सप्रेशन होगा, तो यूजर जो भी एंटर करेगा वो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में आ जाएगा। अब यहाँ से कंडीशन चेक होगी, यानी स्विच स्टेटमेंट के पास वैल्यू है और उसकी कंपैरिजन केस के स्टेटमेंट से होती है। तो केस स्टेटमेंट से कंपैरिजन होगा और जैसे मान लो यूजर ने 1 एंटर कर दिया तो स्विच स्टेटमेंट की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है और यूजर ने 1 एंटर किया हुआ है जैसे 1 और केस 1 से मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा संडे और ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से अगला जितना स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर यूजर ने 2 एंटर किया तो मंडे प्रिंट होगा, 3 एंटर किया तो ट्यूसडे प्रिंट होगा। इस तरह से हमने 7 डेज तक के लिए केस यहाँ पर लिख दिए और सबके साथ ब्रेक स्टेटमेंट है। डिफॉल्ट में हमने क्या लिखा है, इनवैलिड नंबर, यानी यूजर ने 1 to 7 के अलावा अगर कुछ एंटर किया है इसका मतलब क्या है, नंबर इनवैलिड है और इनवैलिड नंबर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर HTML डॉम का ही यूज करके यूजर ने जैसे डे एंटर किया है तो डे एंटर करने के बाद स्विच स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है और डे की जो वैल्यू है वो एट्रीब्यूट यहाँ पर जैसे आईडी एट्रीब्यूट हमने डिफाइन किया है डेमो, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा वो स्ट्रिंग एक आईडी जनरेट करेगा और वो आईडी HTML एलिमेंट के पास ट्रांसफर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में क्या आएगा, एक वेब पेज है उस पर लिखा आएगा डिस्प्लेइंग द डे ऑफ वीक। उसके बाद यूजर के लिए प्रॉम्प्ट लिखा आएगा इंटर द डे ऑफ द वीक और संडे 1। मतलब ये वाली लाइन वेब पेज पे दिखेगी, दूसरी वाली लाइन भी वेब पेज पे दिखेगी। जब यूजर एंटर करेगा तो यूजर एंटर जो भी डे करेगा 1 to 7 या कोई भी नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर 1 to 7 की वैल्यू एंटर करेगी तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और अगर यूजर यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं, मतलब 1 to 7 का कोई वैल्यू एंटर नहीं किया है तो इस केस में क्या होगा, इनवैलिड नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से वेब पेज पे स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर हम इसकी बात करें तो सिंपली वेब पेज पे जो हमने पढ़ा है डिस्प्लेइंग द डे ऑफ वीक वो लिखा आएगा, उसके बाद एंटर द डे ऑफ द वीक संडे 1 ये भी स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद यूजर ने जो इनपुट दिया है, यूजर के इनपुट के साथ साथ उसके अकॉर्डिंग आइदर 1 to 7 होगा तो डे का नाम प्रिंट होगा उसके नीचे, और अगर 1 to 7 के अलावा कोई वैल्यू है तो इनवैलिड नंबर प्रिंट होगा। ये हमें वेब पेज पे शो होगा। अब इसका एक और लास्ट यहाँ पर एग्जांपल है स्विच केस का। इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द ग्रेड एंटर्ड शो द रिमार्क एज स्टूडेंट ग्रेड। मतलब एक हमने प्रोग्राम लिखा है और प्रोग्राम में यूजर के द्वारा जो ग्रेड इनपुट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग रिमार्क लिखना है। तो HTML का प्रोग्राम है जिसमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक प्रॉम्प्ट दिया गया है। प्रॉम्प्ट हमने डायलॉग बॉक्स पढ़ा था, यूजर एंटर करेगा A B या फिर C।
ए बी या सी में से यूजर एंटर जैसे ही करके ओके करेगा, तो उस केस में क्या है, स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर अगर केस ए है तो रिजल्ट इसका रिमार्क प्रिंट करेगा एक्सीलेंट, और ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर केस बी है तो रिमार्क आएगा वेरी गुड, और ब्रेक स्टेटमेंट केस सी यहाँ पर, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा बी के केस में। उसके बाद केस सी के लिए जो रिमार्क है वो होगा गुड, और लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जब डिफॉल्ट होगा, तो डिफॉल्ट के केस में जैसे मान लेते हैं यूजर ने कुछ भी एंटर नहीं किया, इसका मतलब डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है, नो ग्रेड। तो इस तरीके से स्विच केस स्टेटमेंट हमने दिया है, और जो यूजर का इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो एक प्रॉम्प्ट बॉक्स आएगा, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट पे लिखा होगा एंटर द ग्रेड एबीसी। जैसे ही हम एबीसी में से कोई भी एंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिमार्क प्रिंट हो जाएगा, और अगर एबीसी के अलावा कोई भी चीज प्रिंट नहीं किया, मैच नहीं करेगा, या फिर यूजर ने आइदर डेटा एंटर ही नहीं किया या फिर एबीसी के अलावा एंटर किया, तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर नो ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्विच केस काम करता है। तो आज हम लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें इटरेटिव स्टेटमेंट की, इटरेटिव स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट दोनों सेम चीज है। इटरेटिव को ही हम लूपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। These statements repeat a set of instruction for a certain number of times. Iterative statement क्या करता है, किसी particular set of instruction को multiple times execute करता है। These statements are also called looping statements or loops. इसमें क्या होता है कि जैसे certain number of times जब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो उसके लिए हम कंडीशन देते हैं, और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप एग्जीक्यूट करता रहता है। तो अगर हम लूप की बात करें तो लूप में टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इनिशियलाइजेशन, यानी इनिशियलाइजेशन का मतलब है इनिशियलाइजेस अ काउंटर वेरिएबल टू स्टार्ट द लूप। मतलब अगर हम किसी लूप को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, वो प्रोसेस जो है हम इनिशियलाइजेशन के थ्रू करते हैं। दिस इज डन ओनली वंस इन अ लूप। इनिशियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो लूप में सिर्फ एक बार किया जाता है। नेक्स्ट है कंडीशन, specifies a condition that must evaluate to true for the next iteration। यानी हम इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, और कंडीशन ट्रू रहने पे ही नेक्स्ट इटरेशन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी एक कंडीशन, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने के लिए जो कंडीशन है उसका ट्रू होना जरूरी है। इफ द कंडीशन इवेलुएट्स टू ट्रू ट्रू द स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इफ द कंडीशन इवेलुएट्स टू फॉल्स द लूप विल टर्मिनेट। यानी कंडीशन ट्रू होगी तो लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट था। अगर हम बात करें इटरेशन की, बेसिकली ये इटरेशन नहीं, इसको हम अपडेशन भी कह सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज द काउंटर वेरिएबल आफ्टर एवरी पास ऑफ द लूप। अगर हम वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे तो कोई ऐसा टाइम ही नहीं आएगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो।
तो इसके लिए हमें काउंटर वेरिएबल को बार बार अपडेट करना होता है, आइदर वैल्यू इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज करके। तो लूप में टोटल 3 पार्ट होता है। एक हम स्टार्टिंग वैल्यू लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन ट्रू होने के बाद लूप कंटिन्यू रहेगा, फॉल्स होने पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और इटरेशन या अपडेशन में हम क्या करते हैं, जो काउंटर वेरिएबल है यानी हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज की थी, वो बेसिकली काउंटर वेरिएबल होता है जो कि हम लूप को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये काउंटर वेरिएबल को हम हर पास में अपडेट करते हैं ताकि एक ऐसा टाइम भी आए जब कंडीशन ट्रू या फिर ट्रू के बाद फॉल्स हो सके। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है फॉर लूप। फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप में क्या होता है कि हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि हमें कितने टाइम एक इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना है। फॉर लूप में हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स को डिफाइन करते हैं कि एक लूप जो है वो कितने टाइम तक चलेगा। अगर हम फॉर लूप के सिंटैक्स की बात करें, तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स होता है वो हम फॉर कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इनिशियलाइजेशन यानी काउंटर वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करते हैं। नेक्स्ट हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, और इटरेशन या अपडेशन, इसमें हम जो काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं उसे हम अपडेट करते हैं। और फॉर लूप के अंदर हम सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसे हमें रिपीट करना है। तो इस तरीके से फॉर लूप काम करता है। अगर हम इसे फ्लो चार्ट की हेल्प से देखें, तो फ्लो चार्ट की हेल्प से हम समझेंगे। पहला है जैसे काउंटर वेरिएबल है इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइज किया, ये तो फॉर लूप का ये फर्स्ट पार्ट है, हमने इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप का बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट लूप से टर्मिनेट हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट तक कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वैल्यू में, यानी वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। तो इस तरह से फॉर लूप जो है वो वर्क करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, टू डिस्प्ले द टेक्स्ट हेलो लाइफ यू आर सो गुड फॉर 5 टाइम्स। मतलब हमें सेम प्रोग्राम लिखना है जैसे हम पहले से लिखते आ रहे हैं, बस यहाँ पर फॉर लूप का यूज करना है। और फॉर लूप का यूज करके हमें क्या करना है, हेलो लाइफ यू आर सो गुड प्रिंट करना है 5 टाइम्स। मतलब हमने यहाँ पर ये फिक्स कर दिया कि हमें कितने टाइम लूप को एग्जीक्यूट करना है। यानी काउंटर वेरिएबल क्या करता है, काउंटिंग करता है। तो हमने यहाँ पर काउंटिंग शुरू कर दी। HTML के स्टेटमेंट में हम जावा स्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं। बॉडी HTML का जो बॉडी सेक्शन है, इसमें हमने जावा स्क्रिप्ट को डिफाइन किया है। P है यानी वेब पेज पे पैराग्राफ टैग हमने डिफाइन किया फॉर लूप एग्जांपल। फॉर लूप एग्जांपल है। जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट टैग में हम जावा स्क्रिप्ट के स्टेटमेंट को एम्बेड करते हैं। फॉर i इक्वल टू 0 यानी i एक काउंटर वेरिएबल है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद क्या है, i लेस देन 5। i लेस देन 5, इसका मतलब क्या है, हमने दे दी है कंडीशन। जब i की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 है और हमने कंडीशन i लेस देन 5 दिया है, इसका मतलब 0, 1, 2, 3 और 4,
जब तक काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 0 से 4 तक रहेगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जैसे ही 4 से एक्सीड करेगी, 5 हो जाएगी, तो इस केस में लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस, यानी हर एक इटरेशन के बाद हम आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हमने फोर लूप डिफाइन कर दिया, और फोर लूप के अंदर जो है वो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो लाइफ यू आर सो गुड, यानी जो मैसेज हमें प्रिंट करना था उसे हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस बी आर, यानी बी आर HTML एलिमेंट यूज करने से क्या होगा, HTML टैग जब हम BR यूज करते हैं तो इससे जो आउटपुट आएगी, नेक्स्ट आउटपुट, वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। तो इस तरीके से हमने फॉर लूप को डिफाइन कर दिया। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो फर्स्ट टाइम में आई की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन चेक होगा 0 लेस देन 5, तो कंडीशन ट्रू है, यानी इस केस में 0 के लिए फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया। 0 की वैल्यू जो है, इनिशियल वैल्यू आई की वैल्यू 0 थी, वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन में 1। तो 1 के लिए फिर से कंडीशन चेक होगा, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, मतलब दूसरी जो है ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर से। 1 के बाद आई की वैल्यू अब नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होकर के 2 हो जाएगी। तो 2 के केस में हम क्या करेंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, 2 लेस देन 5, यस कंडीशन ट्रू, मतलब 2 के लिए भी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। 2 के बाद आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 और 4, 3 के लिए 4 के लिए कंडीशन ट्रू है। 4 के बाद जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, इसका मतलब क्या है, 5 लेस देन 5, यानी कंडीशन फॉल्स। अब इस केस में जब कंडीशन फॉल्स होता है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है, यानी लूप अब टर्मिनेट हो गया, मतलब हमने क्या किया है, 5 टाइम्स लूप का स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, एक प्रोग्राम है जो 0 से 10 तक वैल्यू प्रिंट करने के लिए लिखा गया है। जब हम 0 से 10 तक वैल्यू को प्रिंट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हमारा स्टार्टिंग वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, और 10 तक प्रिंट करना है। इसका मतलब क्या है, आइदर हमें कंडीशन लेस देन 11 देनी होगी, या फिर अगर हम 10 देते हैं तो लेस देन इक्वल टू 10 देना होगा, ताकि 0 से 10 तक सब इंक्लूड रहे। अब सेम प्रोग्राम यहाँ पर लिखा गया है, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ फॉर लूप का जो कंटेंट है वो चेंज किया गया है। जैसे HTML के प्रोग्राम के अंदर बॉडी टैग में डिफाइन किया गया है फॉर लूप को, स्क्रिप्ट टैग में p यानी फॉर लूप एग्जांपल 2, ये एज इट इज प्रिंट हो गया। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने फॉर लूप को डिफाइन किया है, यानी ये जावा स्क्रिप्ट का स्टेटमेंट है। अब आई की वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज कर दी, कंडीशन दे दिया i लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और इक्वल टू 10 तक वैलिड रहेगा। जैसे ही 10 की i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम i की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट i, i की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 0 है, इंक्रीमेंट होने के बाद 1 हो जाएगा, और बी आर टैग जो हम यूज कर रहे हैं ताकि आउटपुट हमें नेक्स्ट लाइन में दिखे। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा 0 से लेकर के 10 तक। 10 के बाद जैसे ही 10 की वैल्यू
1 से इंक्रीज होती है यानी 11। तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है। 10 के केस में तो ये था, लेस देन वाला कंडीशन फॉल्स था, लेकिन इक्वल टू तो था। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन 10 लेस देन इक्वल टू 10 वाला तक कंडीशन ट्रू था। जैसे ही आई की वैल्यू 11 हुई, कंडीशन फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या है, कंडीशन फॉल्स होते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमें आउटपुट क्या दिखेगा यहाँ पर, 0 से 10। तो अगर हम देखें, 0 से 10 प्रिंट करने के लिए इस तरीके से हम फॉर लूप को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर भी हमने यही डिफाइन किया है कि एक लूप जो है वो कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा। अब ये फॉर लूप का कंसेप्ट था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा लूप जो हमें पढ़ना है वो है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप व्हाइल लूप इज आल्सो यूज्ड टू रिपीट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस until conditional statements return true। यानी while loop का यूज भी हम करते हैं सेम पर्पस के लिए। जब कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो रिपीट होता रहेगा। वंस द कंडीशन रिटर्न फॉल्स, द लूप इज टर्मिनेटेड। सेम यहाँ पर भी यही है कि कंडीशन सही जब तक है तब तक लूप का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा लूप का स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हम बात करें व्हाइल लूप की, तो व्हाइल लूप हम क्यों यूज करते हैं? जैसे कई बार क्या होता है, फॉर लूप में तो हमें पता है कि नंबर ऑफ इटरेशंस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। हमें ये नहीं पता कि कंडीशन कितने टाइम बाद होगा। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स डिफाइन करना होता है फॉर लूप में। हम कंडीशन डिफाइन नहीं करते, नंबर ऑफ टाइम्स डिफाइन करते हैं, क्योंकि उसमें काउंटर वेरिएबल होता है। लेकिन व्हाइल लूप में क्या है, हमें ये नहीं पता होता है कि एक जो लूप है वो कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा। रेदर देन नंबर ऑफ टाइम्स की जगह हम इसमें कंडीशन डिफाइन करते हैं। तो कंडीशन के केस में क्या होता है कि जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, कंडीशन फॉल्स होते ही टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर लूप और व्हाइल लूप में बेसिक डिफरेंस ही यही है कि फॉर लूप में हमें पता होता है कि जो लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, और व्हाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स पता नहीं होता। यहाँ पर भी लिखा गया है व्हाई फॉर लूप्स। फॉर लूप हम क्यों यूज करते हैं? इन एडवांस प्रोग्रामिंग व्हाइल लूप्स आर यूज्ड when we may not have fixed number of iterations। मतलब जब हमें ये नहीं पता हो कि फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस क्या है, तो उस केस में हम while लूप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ वीडियो गेम वी वांट टू वी वांट द यूजर क्लिक अ सर्टेन की टू एंड द गेम। मतलब हमें, अगर हम वीडियो गेम की बात करें तो वीडियो गेम में क्या होता है, यूजर को कोई की प्रेस करनी पड़ती है जिससे क्या है, गेम एंड हो जाए। तो हमें ये तो नहीं पता है कि यूजर को कितने देर बाद गेम को एंड करना है, कितने इटरेशन बाद। तो इसलिए हम कंडीशन देते हैं। वी कैन यूज व्हाइल लूप टू मेक द गेम गो ऑन एंड इट विल ब्रेक ओनली इफ द की इज प्रेस्ड। मतलब इसमें हमने क्या किया, काउंटिंग फिक्स नहीं की है, कंडीशन फिक्स कर दिया कि यूजर अगर ये पर्टिकुलर की प्रेस करेगा तो गेम एंड हो जाएगा। यानी हमने कंडीशन डिफाइन किया है। इन फोर लूप्स नंबर ऑफ इटरेशंस आर मोस्टली फिक्स्ड। मतलब फोर लूप में नंबर ऑफ इटरेशंस जो हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन व्हाइल लूप में इटरेशन फिक्स नहीं होता। इसमें हम कंडीशन डिफाइन करते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका इटरेशन है वो एग्जीक्यूट करता है या फिर टर्मिनेट हो जाता है। अगर हम व्हाइल लूप के सिंटेक्स की बात करें
तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इटरेशन का। तो व्हाइल लूप के बाहर जैसे हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कर दिया, यानी स्टार्टिंग वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। व्हाइल में हम डिफाइन करते हैं कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाइल का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जो इनसाइड लिखा हुआ हो, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हर इटरेशन के बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू अपडेट हो जाती है, आइदर इंक्रीज हो जाता या फिर डिक्रीज हो जाता। तो सेम जो लॉजिक है वो फॉर लूप की तरह ही है। अब अगर हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देखें तो फ्लो चार्ट में यहाँ पर क्या किया गया है, कंडीशन है, व्हाइल कंडीशन और कंडीशनल कोड। अगर व्हाइल की कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जिट हो जाएगा। और जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहेगा। अगर हम व्हाइल लूप के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने फॉर लूप का एग्जाम्पल देखा था उसी तरह से व्हाइल लूप के भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर दिया गया है प्रोग्राम टू डिस्प्ले बिटवीन स्क्वायर ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 5। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स नहीं किए, हमने कंडीशन फिक्स कर दी है कि हमें 5 तक का जो नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमने HTML का प्रोग्राम हमें लिखना है। HTML के बॉडी पार्ट में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिख रहे हैं। व्हाइल लूप एग्जाम्पल 1 सेम प्रिंट हो जाएगा वेब पेज के ऊपर। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है। व्हाइल कंडीशन देने से पहले हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है वेर आई इक्वल टू 1। तो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया वेर आई इक्वल टू 1, देन व्हाइल। अगर हम व्हाइल की बात करें तो इसमें व्हाइल में कंडीशन देंगे आई लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमें क्या करना है, 5 तक के नंबर को स्क्वायर करना है, यानी 5 भी इंक्लूड होना चाहिए। तो हम यहाँ कंडीशन देते हैं व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। जब कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी नंबर होगा उस नंबर का स्क्वायर करने के लिए हम यहाँ पर उसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो स्क्वायर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। यानी वेर कीवर्ड से हमने एक वेरिएबल डिफाइन करवाया है और इसमें आई की जो वैल्यू है उसको हम स्टोर कर रहे हैं। फर्दर आई की वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट से स्क्वायर ऑफ आई, मतलब आई की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर यहाँ पर प्रिंट होगा। स्क्वायर क्या प्रिंट होगा, तो जो स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की गई है और बी आर टैग से क्या हो रहा है, लाइन चेंज हो रहा है। तो हमने क्या देखा, पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद व्हाइल में हमने स्टेटमेंट लिखे। करंट इटरेशन जब यहाँ पर वर्क कर गया, कंप्लीट हो गई, तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, यानी 1 से इंक्रीज हो रहा है। 1 से इंक्रीज करने के बाद फर्दर क्या है, ये व्हाइल लूप के पास कंट्रोल ट्रांसफर होगा। ये कंट्रोल तब तक ट्रांसफर होता रहेगा, लूप तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक वैल्यू 5 हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें आउटपुट में, तो इस केस में क्या हो रहा है, 1 वैल्यू थी, यानी कंडीशन चेक हो रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन 1 है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी इस टाइम में स्क्वायर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 1 है, और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो स्क्वायर ऑफ 1 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद 1 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2, फिर से कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 5,
कंडीशन ट्रू है तो 2 इंटू 2 यानी इस टाइम में 4 प्रिंट होगा। देन वैल्यू अपडेट हो करके 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 लेस देन 5 तो कंडीशन ट्रू है। अब इस केस में क्या है, 3 लेस देन 5 जैसे ही होगा तो कंडीशन ट्रू है यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब इस टाइम में स्क्वायर जो है वो 3 की जो वैल्यू है यानी आई की वैल्यू 3 तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 9। अब 9 की जो वैल्यू है 9 वैल्यू वो स्क्वायर में सेव हो गई है, स्क्वायर में स्टोर हो गई। अब स्क्वायर की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे तो ऐसे ही 9, देन 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। जब ये प्रिंट होगा तो 5 के बाद वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 6। अगर कंडीशन चेक होती है 6 लेस देन इक्वल टू 5 तो कंडीशन चूंकि फॉल्स हो गया, इसका मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो आउटपुट दिख रहा है वो दिख रहा है 1 से लेकर के 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है। तो दूसरा एग्जांपल है, जैसे हमने फॉर लूप का यूज करके मैसेज प्रिंट कराया था, उसी तरीके से व्हाइल लूप का यूज करके भी हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, हेलो लाइफ यू आर सो गुड। सेम प्रोसेस है। वेरिएबल को इस कंडीशन में हमने 1 से इनिशियलाइज किया है तो हमें लेस देन इक्वल टू 5 तक लेना पड़ेगा। अगर हम वेरिएबल 0 ले लेते तो हमें 0 से 4 तक ही लूप चलाना होता, तभी जा करके हम 5 टाइम्स वैल्यू प्रिंट कर पाते। तो इसलिए क्या है, हम काउंटर वेरिएबल के अकॉर्डिंग देख करके कंडीशन देते हैं। आइदर काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो 1 से 5 तक चलनी चाहिए या फिर 0 से 4 तक चलनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने कंडीशन यहाँ पर दिया है वेर आई इक्वल टू 1, यानी आई की वैल्यू जो है वो 1 से अपडेट हो गई। मतलब इनिशियल वैल्यू क्या है 1। अब 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो गया हेलो लाइफ यू आर सो गुड। इसी तरह से प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू अब हो जाएगी 1 के बाद 2, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है तो फिर से प्रिंट हो जाएगी। ये कंडीशन तब तक चलता रहेगा जब तक जैसे 5 लेस देन इक्वल टू 5 तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। जब लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इस केस में क्या होता है, फिर से वैल्यू अपडेट होती है और वैल्यू इस टाइम आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो कंडीशन चेक होगा आई लेस देन इक्वल टू 5 का 6 लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या है, जो 6 है वो लेस देन 5 नहीं है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया और लूप टर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप को पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स इन लूप। चूंकि हम लोग लूपिंग का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो लूपिंग में क्या होता है, अगर कंडीशन के आधार पर लूप एग्जीक्यूट होता है तो हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंडीशन ट्रू भी है तब भी हमें लूप को टर्मिनेट करना होता है, चाहे परमानेंटली टर्मिनेट करना हो या फिर टेम्पोरली उसको ब्रेक लगाना हो। तो उसके लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है, यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स एंड लूप, इसके लिए ही हम पढ़ेंगे। ब्रेक में क्या होता है, लूप जो है वो अनकंडीशनल तरीके से परमानेंटली टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करें तो जो करंट इटरेशन है सिर्फ वही पॉज होता है, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन चलता रहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये लूप के साथ हम यूज करते हैं। पहला है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद इन अ लूप टू स्टॉप एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन बीइंग ट्रू। मतलब जब कंडीशन ट्रू होती है तो जो आपका लूपिंग स्टेटमेंट है वो वर्क करते रहता है। लेकिन अगर हमें
कंडीशन सही होते हुए भी स्टॉप करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करते हैं। सिंस द लूप इज स्टॉप, द स्टेटमेंट्स आफ्टर द लूप विल फॉलो। मतलब लूप स्टॉप हो जाएगा तो लूप के बाहर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। प्रोग्राम हमारा सेम है जो हमने पहले भी पढ़ा है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, हमने एक कंडीशन दे दी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है स्क्रिप्ट टैग के अंदर सर्टेन स्टेटमेंट, और ये जावा स्क्रिप्ट का स्टेटमेंट है। वेयर टेक्स्ट फॉर वेयर आई इक्वल टू जीरो। मैंने मतलब क्या है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज कर दी है, और आई लेस देन 10, आई की जो कंडीशन है वो हमने दे दी लेस देन 10, और वैल्यू अपडेट कर रहे हैं आई प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट नहीं लिखते तो सिंपली क्या होता, जो नंबर है वो बार बार प्रिंट होता रहता, मतलब जीरो से लेकर के 9 तक वैल्यू प्रिंट हो जाती। लेकिन हमने क्या किया है, फॉर लूप के अंदर कंडीशन लगा दी कि अगर आई की वैल्यू 3 हो जाए तो इस केस में क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट क्यों लिखा है और 3 टाइम्स इक्वल टू क्यों लिखा है, इसका थोड़ा रीजन समझ लेते हैं। जैसे जो HTML डॉम है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे आईडी के फॉर्म में जैसे रिटर्न होता है वैल्यू, तो इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है। अगर हम वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यू एंटर कर रहे हैं, तो इस केस में क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में ही वैल्यू एंटर होगी, क्योंकि हमने क्या किया है, टेक्स्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। यानी जब हम यूजर से इनपुट लेंगे तो टेक्स्ट के फॉर्म में ही आएगा, और हमने वेरिएबल जो टेक्स्ट है उसको भी टेक्स्ट डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर 3 टाइम्स इक्वल टू साइन का मतलब है कि वैल्यू इक्वल होने के साथ साथ डेटा टाइप भी जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। जैसे कंडीशन हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, ये टेक्स्ट में जैसे हम एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री करने के बाद ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, तो स्ट्रिंग में। इफ आई ट्रिपल इक्वल टू 3, मतलब आई की वैल्यू जब 3 हो जाए तो क्या होना चाहिए, लूप टर्मिनेट होना चाहिए, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सिंपल जैसे एग्जीक्यूशन था वो ये था, द नंबर इज जीरो, द नंबर इज जीरो। उसके बाद जब वैल्यू 1 हो गई तो 1 एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि कंडीशन ट्रू है। देन 2 एग्जीक्यूट हो रही है, और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडीशन तो ट्रू हो ही नहीं रही है। मतलब हर बार कंडीशन मैच किया जा रहा है, क्योंकि 0 3 के बराबर नहीं है, तो ये वाला कंडीशन इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं किया, तो सिंपली नंबर प्रिंट हो गया। उसके बाद जब आई की वैल्यू 1 हो गई तो 1 भी 3 के बराबर नहीं है, मतलब इफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया, और ये भी स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। ऐसे ही 2 भी प्रिंट हो गया। जब हम 3 लेंगे तो 3 के केस में क्या हो रहा है, 3 चूंकि 3 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट जो है अब इस टाइम पर ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होते ही ब्रेक स्टेटमेंट का भी एग्जीक्यूशन होगा। फिर ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। द लूप स्टॉप्स एज सुन एज आई बिकम्स इक्वल टू 3। मतलब अगर कंडीशन सही हो रही है, जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो लूप टर्मिनेट हो गया है। तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट का कंसेप्ट।
जब हमें लूप को परमानेंटली ब्रेक करना है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसमें चाहे कितना भी हमारा फोर का कंडीशन सही है, लेकिन ब्रेक एग्जीक्यूट हो गया है तो आगे जो कंट्रोल है वो फोर लूप के बाहर चला गया है, तो इस केस में अब फोर लूप एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। नेक्स्ट है द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड with a loop to ignore execution when a condition is true. This statement will not stop the execution of the rest of loop. मतलब जब करंट इटरेशन, जब कंडीशन ट्रू होगी, सिर्फ वही स्टेटमेंट स्किप होगा, अदरवाइज क्या है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं वो बाद के भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। प्रोग्राम बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दिया है। अब इस केस में क्या है, जीरो तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, वन भी एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू नहीं हो रही है इस टाइम पर। टू के केस में भी कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। जब ये थ्री हो जाए तो थ्री के केस में कंडीशन ट्रू होगी और कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा इसका मतलब क्या है, जो ये इटरेशन है ये इटरेशन स्किप हो जाएगा, मतलब लूप थ्री को स्किप कर देगा। फिर फर्दर क्या है, दोबारा से कंट्रोल फोर लूप के पास ट्रांसफर हो जाएगा और अगला इटरेशन यहाँ पर चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक चलता रहेगा, तो चूंकि आई की कंडीशन लेस देन 10 तक है तो फिर से ये कंटिन्यू 4 से 9 तक चलता रहेगा। तो यही फर्क है ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक में हम क्या करते हैं, जब कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो लूप का स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, करंट जहां पर कंडीशन ट्रू होती है सिर्फ वही स्टेटमेंट स्किप होता है, उसके बाद के सारे ही स्टेटमेंट जो हैं वो जैसे नॉर्मल लूप का वर्क करता है उसी तरह से वर्क करेगा। अगर हम इस आउटपुट को ध्यान से देखें तो आउटपुट में क्या है, जावा स्क्रिप्ट का जैसे लूप है, तो लूप क्या करेगा, सिर्फ वो स्टेटमेंट को स्किप करेगा जब आई की वैल्यू थ्री है। अगर हम आउटपुट को देखें तो थ्री वाला जो स्टेप है वो मिसिंग है। ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू में यही फर्क है, जब लूप को हमें नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करवाना हो, यानी कंडीशन ट्रू रहते हुए भी स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूशन से रोकना हो, तो उसके लिए हम ब्रेक और कंटिन्यू यूज करते हैं। ब्रेक के केस में क्या है, जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए ब्रेक स्टेटमेंट, तो उसके आगे का सारा स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। लेकिन कंटिन्यू के केस में क्या होता है, जहां पर सिर्फ कंडीशन ट्रू होती है वो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन रुकता है, उसके अलावा जितने भी स्टेटमेंट हैं जो कि लूपिंग के अकॉर्डिंग कंडीशन ट्रू रहेगी वो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब 0 to 9 यहाँ एग्जीक्यूट इसीलिए हुआ है क्योंकि 10 का जो कंडीशन है 10 लेस देन 10 कभी नहीं हो सकता है। तो 10 लेस देन 10 जब नहीं होगा इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन वैल्यू 10 होते ही फॉल्स हो रहा है। तो इस केस में वैल्यू 10 होते ही जब फॉल्स हो गया, मतलब 9 के बाद नॉर्मल जो फोर लूप है वो टर्मिनेट हुआ है। तो ये कंसेप्ट था कंट्रोल फ्लो यूजिंग लूप्स। और ये अगर देखा जाए लूपिंग स्टेटमेंट का, तो इसका लास्ट पोर्शन था ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।